हाय गाइस, मैं हूं आकाश और टूथपेस्ट एक ऐसी चीज जिसका इस्तेमाल हम डेली बेसिस पर एक बार या फिर दो बार करते हुए आते हैं। क्या एक्चुअल बेसिस पर वो नॉन वेज होती है? और एक ऐसी चीज जिसकी वजह से इंडिया में रोड एक्सीडेंट्स बहुत बड़े स्केल पर बढ़ते हुए चले जा रहे हैं। साथ ही साथ गाइस, आज की इस वीडियो में आप देश और दुनिया की ऐसी चीजों के बारे में जानने वाले हैं जिसे या तो आपने पढ़ा नहीं या आप तक उन्हें पहुंचाया नहीं गया। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम चलिए शुरू करते हैं आज के इस इन डेप्थ नॉलेज के एपिसोड को। गाइस, हम इंडियंस अपने दोस्तों को बर्थडे पार्टी देना जितना ज्यादा बेफिजूल समझते हैं, उससे ही ज्यादा दिल खोलकर हम हमारी शादियों में खर्च करते हैं। और ये आंकड़ा कितना ज्यादा बड़ा है, जरा इस रिपोर्ट को देखकर आप भी समझिए। असल में इस साल इंडियन ब्रांड इक्विटी फाउंडेशन के द्वारा पब्लिश की गई एक रिपोर्ट के अनुसार इंडियन वेडिंग इंडस्ट्री दुनिया में सेकंड नंबर पर रैंक करती है, जहां पर हमारे देश में हर साल ऑन एन एवरेज 10 मिलियन शादियों को किया जाता है, जिसके ऊपर अप्रोक्सीमेटली 130 बिलियन यूएस डॉलर्स खर्च किए जाते हैं। एंड दैट्स अ रियली यूनिक नंबर, क्योंकि प्रेजेंट डेट में पूरी दुनिया में 117 ऐसी कंट्रीज मौजूद हैं जिनकी टोटल जीडीपी ही 130 बिलियन यूएस डॉलर से कम है। और यही वो रीजन है जिसके चलते हुए इंडियन वेडिंग्स को काफी ज्यादा पॉपुलर भी माना जाता है, जिसको ज्वाइन करने के लिए हर एक फॉरेनर ठीक उसी तरीके से एक्साइटेड रहते हैं जैसे इंडियन डेली सोप के डायरेक्टर अपने सीरियल में इच्छाधारी मकड़ा, इच्छाधारी नागिन और इच्छाधारी नेवलर लेने के लिए। लेकिन आज मैं आपको एक ऐसी ट्रिक बताने वाला हूं जिससे आपकी शादी होगी जितनी ग्रैंड आप नोटों से अपनी गर्म कर पाएंगे उतनी ही ज्यादा पैंट। असल में गाइस, ये रिपोर्ट आज से पहले द न्यूयॉर्क टाइम्स ने ऑफिशियली पब्लिश की थी, जिसमें उन्होंने अपने देश के लोगों को यह बताया था कि अगर वो लोग इंडियन वेडिंग्स में शामिल होना चाहते हैं तो प्रेजेंट डेट में इंडिया में बहुत से ऐसे स्टार्टअप्स मौजूद हैं जिनकी वेबसाइट पर जाकर आप इंडियन करेंसी के हिसाब से लगभग 30,000 रुपए सबमिट करके ऐसा कर सकते हैं। एक्चुअली में गाइस, ये बिल्कुल ही सीधा मेथड है जिसके अकॉर्डिंग अगर आपके घर में कोई भी शादी है तो आपको उनकी डिटेल्स को इन स्टार्टअप की वेबसाइट्स पर जाकर सबमिट करना है। और अगर आपकी शादी को कोई भी फॉरेनर ज्वाइन करना चाहेगा तो उसको अप्रोक्सीमेट 30,000 रुपए पर पर्सन के हिसाब से आपको पैसे पे करने होंगे, जिससे खुश रहेंगे आपकी शादी अटेंड करने वाले गेस्ट को आ रहे और नोटों से आपके भी हो जाएंगे वारे न्यारे। 29 जून 2024 द हिंदू बिजनेस लाइन ने एक ऐसी रिपोर्ट पब्लिश की जिसको पढ़ने के बाद आम हिंदुस्तानियों को यह पता चला कि फाइनेंशियल ईयर 2020 से लेकर फाइनेंशियल ईयर 2024 तक हमारी पब्लिक सेक्टर बैंक्स ने सिर्फ खाली पड़े अकाउंट से ही 8,500 करोड़ रुपए कमाए हैं। सो नाउ द पॉइंट इज दिस कि आखिर फिर हमारी बैंक्स ने इतने कम टाइम पीरियड में इतना बड़ा अमाउंट कमा ही कैसे लिया? एक्चुअली में गाइस, साल 2019 में चाइना के द्वारा फैलाई गई महामारी के बाद लोगों का इंडिया के अंदर सरवाइव करना काफी ज्यादा मुश्किल हो गया था, क्योंकि एक तरफ जहां लाखों लोगों की सैलरी को स्टेट हाफ कर दिया गया था तो वहीं करोड़ों लोग बेरोजगार हो गए थे। जरा बिजनेस टुडे की इस रिपोर्ट पर नजर डालिए, जिसमें साफ तौर से यह लिखा गया है कि उस महामारी की सेकंड वेव में ही लगभग 1 करोड़ से ज्यादा लोगों ने अपनी जॉब को गंवाया था, जिससे 97% हाउस होल्ड इनकम गिर गई थी। अब जहां एक तरफ लोग अपनी जिंदगी भर की जमा पूंजी पर ही डिपेंडेंट हो गए थे, तो वहीं दूसरी तरफ हमारी पब्लिक सेक्टर बैंक्स उनके अकाउंट में मिनिमम बैलेंस मेंटेन ना करने पर लोगों के ऊपर फाइन पर फाइन मार रही थी। हालांकि केवल स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ही इकलौती ऐसी बैंक थी जिससे उस टाइम पर मानवता को दिखाते हुए लोगों से मिनिमम बैलेंस मेंटेन ना करने पर किसी भी तरीके के फाइन को नहीं लिया था। अब गाइस, क्योंकि इस टाइम पीरियड के दौरान दोबारा से मार्केट और लोगों को सेटल होने में काफी ज्यादा टाइम लगा, तो इसी चीज का फायदा उठाते हुए इतने कम टाइम पीरियड के दौरान इन बैंक्स ने लोगों के खाली पड़े अकाउंट पर ही फाइन मार मारकर 8,500 करोड़ रुपए कमा डाले, जो शायद इन्हें नहीं कमाना चाहिए था। गाइस, आग एक ऐसा एलिमेंट होता है जिसका कि इस्तेमाल बनाने और बिगाड़ने दोनों में ही किया जाता है। फॉर एन एग्जांपल, आग का इस्तेमाल करते हुए अलग अलग तरीके के इक्विपमेंट्स को बनाया जाता है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ एनएफएससी की एक रिपोर्ट के अनुसार भारत को हर साल लगभग 1,000 करोड़ रुपए का नुकसान सिर्फ और सिर्फ आग की वजह से ही होता है। एंड इंटरेस्टिंगली, ये चीज इंडिया के अंदर इतने बड़े स्केल पर है कि एक सर्वे के अकॉर्डिंग इंडिया में हर साल 45% जो इंश्योरेंस क्लेम किए जाते हैं उनके पीछे का रीजन सिर्फ और सिर्फ आग यानी कि फायर होती है। क्योंकि गाइस, अगर कहीं पर भी बहुत बड़े स्केल में आग लगती है तो उसको बुझाने के लिए अक्सर हम सही समय पर सही क्वांटिटी में अलग अलग केमिकल्स और पानी को नहीं ले जा सकते, और इसलिए अब बहुत सी कंट्रीज में आग को बुझाने के लिए किसी और चीज का नहीं बल्कि आवाज को ही इस्तेमाल किया जाता है। मार्च 10, 2020 डेल टेक्नोलॉजीज के द्वारा ऑफिशियली अपने वेबसाइट पर एक ऐसे आर्टिकल को पब्लिश किया गया जिसमें उन्होंने ये बताया कि यूएसए के जॉर्ज मेंशन यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाले दो स्टूडेंट्स सेथ रॉबर्टसन और वियत ट्रेंस ने साल 2015 में अपने स्कूल के एक प्रोजेक्ट के दौरान एक ऐसी डिवाइस को बनाकर तैयार किया जो सिर्फ आवाज की मदद से ही बड़ी से बड़ी आग को बुझा सकती थी। पर यह टेक्नोलॉजी, ये चमत्कार
करती कैसे थी? एक्चुअली में गाइज इस डिवाइस से अलग अलग फ्रीक्वेंसी पर साउंड वेव्स को प्रोड्यूस किया जाता है, जो कि जैसे ही हवा के कांटेक्ट में आती हैं, ये एक पर्टिकुलर एरिया की हवा में मौजूद ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स को वाइब्रेट करके उन्हें शिफ्ट कर देती हैं। अब इंटरेस्टिंगली जैसे ही उस एरिया के ऑक्सीजन मॉलिक्यूल अपनी जगह से शिफ्ट होते हैं, वो आग एक ही झटके में बुझ जाती है। अब अमेजिंग बात यह है दोस्तों कि साल 2015 में स्कूल प्रोजेक्ट से शुरू हुई ये टेक्नोलॉजी प्रेजेंट डेट में इतनी ज्यादा एडवांस हो चुकी है कि आज बहुत बड़ी बड़ी कंट्रीज अपने सिटीज के अंदर लगने वाली आग को पानी की बजाय कुछ इसी तरीके से साउंड वेव का इस्तेमाल करते हुए बुझाती हैं। सो नाउ द पॉइंट इज दिस कि अगर ये टेक्नोलॉजी इतनी ज्यादा एडवांस है तो आखिर इंडिया में इसकी एंट्री हो क्यों नहीं रही? एक्चुअली में गाइस एक ऐसी कंट्री जहां की पॉपुलेशन काफी ज्यादा होती है, वहां पर इस डिवाइस का इस्तेमाल करना थोड़ा सा रिस्की होता है, क्योंकि जैसे कि अभी मैंने आपको बताया कि ये आग को हवा में मौजूद ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स को ट्रांसफर करके बुझाती है। तो अगर इस डिवाइस को ज्यादा भीड़ भाड़ भरे इलाके में चला दिया जाए तो इसका असर फायर के साथ साथ आसपास खड़े लोगों की हेल्थ पर भी पड़ सकता है। और एक ऐसी कंट्री जिसके सिर्फ एक ही स्टेट की पॉपुलेशन बहुत से कंट्रीज की टोटल पॉपुलेशन के बराबर हो, वहां पर इस तरीके की डिवाइस को इस्तेमाल करना ज्यादा समझदारी भरा काम नहीं होगा, इसलिए ये डिवाइस इंडिया के अंदर एंट्री नहीं लेती। गाइस एक सिचुएशन को इमेजिन कीजिए, मान लीजिए कि आप मार्केट में फ्रूट्स खरीदने के लिए निकले हुए हैं और एक शॉप पर आपको नॉर्मल फ्रूट्स रखे हुए दिखते हैं, जबकि दूसरी शॉप पर जितने भी फ्रूट्स रखे हुए हैं उन सभी फ्रूट्स के ऊपर एक स्टिकर को लगाया गया है। तो इस कंडीशन में आप किस शॉप के फ्रूट्स को अच्छी क्वालिटी का समझकर खरीदना पसंद करेंगे? वेल नो डाउट आप स्टिकर वाले फ्रूट की तरफ ही अट्रैक्ट होंगे, और सिर्फ आप ही नहीं बल्कि देश की 55% पॉपुलेशन इसी काम को करती है। लेकिन इस चीज के ऊपर फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया क्या कहती है, जरा उनके खुद के ऑफिशियल आर्टिकल में पढ़ते हैं। एक्चुअली में FSSAI की गाइडेंस नंबर नोट 52018 को ओपन करने के बाद आप जैसे ही उसको स्क्रॉल करके थर्ड पॉइंट पर्पस ऑफ स्टिकर के डोमेस्टिक सिनेरियो पर आएंगे, आपको यहां पर पढ़ने को साफ तौर से यह मिलेगा कि इंडिया के अंदर बहुत से ट्रेडर्स नॉर्मली अपने प्रोडक्ट को प्रीमियम दिखाने और उनकी कमियों या फिर सड़े हुए पार्ट को छिपाने के लिए इन तरीके के स्टिकर्स का इस्तेमाल करते हैं, जिसके के ऊपर बेस्ट क्वालिटी या फिर ओके जैसी चीजों को लिखा जाता है। बट एक्चुअल बेसिस पर क्या आपको पता है कि इंडिया के अंदर इन तरीके के स्टिकर्स को आप फ्रूट के ऊपर लगा ही नहीं सकते? एक्चुअली में गाइस इन स्टिकर्स को ऑफिशियली सिर्फ और सिर्फ ऐसी इंफॉर्मेशन जो कि काफी ज्यादा स्पेसिफिक हो, जस्ट लाइक इन फ्रूट्स को कहां पर ग्रो किया गया है या फिर किन स्पेसिफिक चीजों की हेल्प से इन्हें ग्रो किया गया है, सिर्फ इसी इंफॉर्मेशन को आप इन स्टिकर्स के ऊपर लिख सकते हैं। लेकिन क्योंकि हम में से बहुत से लोगों को ये चीज पता ही नहीं होती है, तो अक्सर लोकल शॉप ओनर अपने प्रोडक्ट को ज्यादा अट्रैक्टिव दिखाने के लिए इनके ऊपर इन तरीके के स्टिकर्स को लगाते हैं, जिससे हमें नॉर्मली कोई परेशानी है भी नहीं, क्योंकि हमें परेशानी तो है इन स्टिकर्स में इस्तेमाल होने वाली ग्लू से। एक्चुअली में गाइस एज पर दी डायरेक्शन इन स्टिकर्स को सिर्फ और सिर्फ मेटालोसिन हॉट मेल्ट ग्लू का ही इस्तेमाल करते हुए किसी भी फ्रूट के ऊपर पेस्ट किया जाना चाहिए। लेकिन क्योंकि ये ग्लू अपने आप में काफी ज्यादा महंगी होती है, तो अक्सर इंडिया में बहुत से फ्रूट वेंडर्स इस ग्लू की बजाय ऑर्डिनरी केमिकल वाली ग्लू का इस्तेमाल करते हैं, जो जैसे ही फ्रूट के ऊपर पहुंचती है वो उसके साथ रिएक्ट करके उसे काफी ज्यादा अनहेल्दी बना देती है। और ये वो सबसे बड़ा रीजन है जिसके चलते हुए अब FSSAI ने ऑफिशियली लोगों को ये वार्न किया है कि वो उन तरीके की फ्रूट्स को ना खरीदे जिनके स्टिकर के ऊपर बेस्ट क्वालिटी, ओके क्वालिटी जैसी चीजों को लिखा गया है, क्योंकि काफी हद तक ये परसेंटेज बढ़ जाते हैं कि उन फ्रूट्स के ऊपर जो स्टिकर मौजूद हैं वो किसी ऑथराइज्ड वेंडर ने नहीं बल्कि किसी लोकल फ्रूट वेंडर ने सस्ती ग्लू का इस्तेमाल करते हुए चिपकाए हो। गाइस मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्टेशन एंड हाईवेज की साल 2022 की एक ऑफिशियल रिपोर्ट पर जरा नजर डालिए, जिसके पेज 108 में क्लियरली ये लिखा गया है कि कैसे इंडिया में सिर्फ रोड एक्सीडेंट्स की वजह से ही इस दुनिया से अलविदा कह गए लोगों की संख्या बाकी की कंट्री से कितनी ज्यादा है। सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि जैसे ही इस रिपोर्ट को स्क्रॉल करके आप पेज नंबर 4 पर पहुंचेंगे, आपको यहाँ पर एक फिगर बना हुआ दिखाई देगा, जिसे देखने के बाद आप आसानी से अंदाजा लगा सकते हैं कि हर साल कितने इंडियंस सिर्फ रोड एक्सीडेंट्स की वजह से ही इस दुनिया को अलविदा कह गए हैं। वेल अब इन रोड एक्सीडेंट्स के पीछे बहुत से कारण मौजूद हैं, लेकिन एक फैक्टर जिसे खुद हमारी इंडियन गवर्नमेंट भी बार बार शोकेस करती है वो है चलती हुई गाड़ी का टायर फटना। एंड यू मे बी शॉक्ड, लेकिन साल 2022 में सिर्फ टायर फटने की वजह से ही 30,000 लोग इस दुनिया से अलविदा कहे गए। सो नाउ द पॉइंट इज दिस कि जहां एक तरफ रोड और सेफ्टी के मामले में हर दिन काफी ज्यादा एडवांस हो रहे हैं, तो वहीं आखिर इंडिया में टायर फटने जैसी बेसिक चीज आज भी हमें देखने को मिल ही क्यों रही है? एक्चुअली में गाइस इसके पीछे का बहुत बड़ा रीजन हमारे यहाँ पर बनी हुई कुछ सड़कें और लोगों की इंफॉर्मेशन कम होना है।
एक्चुअली में गाइस एक टायर सिर्फ दो ही सिचुएशन में फटता है। नंबर 1, या तो आप जिस रोड पर उस टायर को चला रहे हैं वो हद से ज्यादा खराब हो, या फिर एक्चुअल बेसिस पर आप जिस टाइप के टायर का इस्तेमाल कर रहे हैं वो इंडिया की उस सिचुएशन के लिए बना ही ना हो। अब गाइस रोड की हालातों को तो हम एक झटके में नहीं बदल सकते, लेकिन हाँ किस टाइप के टायर का इस्तेमाल आपको करना है इसकी पूरी इंफॉर्मेशन होना आपके लिए काफी ज्यादा जरूरी है। एक्चुअली में गाइस इंडिया में 6 अलग अलग टाइप के टायर्स आपको मार्केट में देखने को मिलेंगे, बट अनफॉर्चुनेटली हमें से बहुत ही कम लोगों को इनके बारे में नॉलेज तक होती है। सो गाइस आज ये सही इंफॉर्मेशन पहुंचने के बाद कम से कम कुछ ना कुछ तो हम रोड एक्सीडेंट्स कम करवा कर ही रहेंगे। नंबर 1, सीजन टायर। इंडिया में मेजॉरिटी छोटी गाड़ियों के अंदर इन्हीं तरीके के टायर्स का इस्तेमाल किया जाता है, जो कि हर एक वेदर में आपकी गाड़ी या फिर 2 व्हीलर के लिए सूटेबल होते हैं। लेकिन एक बात ध्यान ये रखिएगा कि ये टायर ज्यादा हाई स्पीड को मेंटेन नहीं कर सकते, यानी कि इन टायर्स को अगर आपने अपनी गाड़ी में लगवाया है और आपको काफी ज्यादा तेज ही अपनी गाड़ी को ड्राइव करना है तो पॉसिबिलिटी ये बनेगी कि ये टायर एक टाइम के बाद बर्स्ट कर जाएं। नंबर 2, LT या फिर मड टायर। नॉर्मली इन टायर्स को बड़ी बड़ी एसयूवीज के अंदर लगाया जाता है और इन टायर्स का यूज आप सड़क के साथ साथ ऑफ रोडिंग करने के लिए भी कर सकते हैं। लेकिन अगेन अगर आप इन टायर्स को लगवाकर अपनी गाड़ी को लिमिट से ज्यादा तेज चलाना चाहते हैं तो तेज टर्न या फिर कर्व पर इनके बर्स्ट होने के चांसेस काफी ज्यादा बढ़ जाते हैं। नंबर 3, स्नो टायर। अगर आप काफी ज्यादा ठंडी जगह पर रहते हैं जहां पर अक्सर बर्फ पड़ती है तो आपको इन्हीं टायर्स का इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि इनको कुछ इस तरीके से डिजाइन किया जाता है कि ये ज्यादा गीली या फिर बर्फ भारी वाली जगह पर अच्छे ग्रिप को प्रोवाइड कर सकें। लेकिन इन तरीके के टायर्स को गर्मियों में या फिर नॉर्मल सड़कों पर इस्तेमाल करना बिल्कुल भी सही नहीं होता, क्योंकि इनको सॉफ्ट रबर का इस्तेमाल करते हुए बनाया जाता है और जैसे ही इनको गर्म एटमॉस्फेयर या फिर गर्म सड़क के ऊपर चलाया जाता है ये आसानी से बस्ट हो जाते हैं। इसके बाद आते हैं स्पोर्ट्स टायर। नॉर्मली वेस्टर्न कंट्रीज में जितनी भी गाड़ियां बनाई जाती हैं उनमें से 99% गाड़ियों में इन्हीं तरीके के टायर्स का इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि इनको काफी ज्यादा हार्ड रबर का इस्तेमाल करते हुए बनाया जाता है और ये आसानी से तेज स्पीड में भी किसी भी गाड़ी की ग्रिपिंग और बैलेंस को बनाए रखते हैं। हालांकि क्योंकि इनकी कॉस्ट अपने आप में काफी ज्यादा होती है तो इंडिया के अंदर पैसे बचाने के लिए इन तरीके के टायर्स को काफी महंगी और हाई स्पीड गाड़ियों के अंदर ही लगाया जाता है। एंड गाइस लास्ट में आते हैं टूरिंग टायर्स। बेसिकली ये एक ऐसा टायर होता है जिसको कि कुछ इस तरीके से डिजाइन किया जाता है कि ये ज्यादा लंबी दूरी चलने पर ना ही ज्यादा घिसते हैं और ना ही तेज आवाज को प्रोड्यूस करते हैं। हालांकि क्योंकि इन दोनों ही चीजों को करने के लिए इनको काफी ज्यादा महंगे मटेरियल का इस्तेमाल करते हुए बनाया जाता है तो इन टायर्स की भी कीमत अपने आप में काफी ज्यादा हो सकती है। लेकिन अगर आप अपनी गाड़ी को काफी लंबी लंबी दूरी तक चलाते हैं तो ये टायर आपके लिए बेस्ट होंगे। अब यहाँ पर सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग बात यह है दोस्तों कि नॉर्मली इंडियंस को ये पता ही नहीं होता है कि जब भी वो किसी भी नई गाड़ी को शोरूम में परचेज करने जाते हैं तो आप चाहें तो अपने प्रेफरेंस के हिसाब से उनके टायर्स को चेंज करवा सकते हैं। लेकिन क्योंकि ऐसा करने पर वो व्हीकल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी को दिक्कत होती है तो ये चीज कभी भी आम लोगों तक वो आने ही नहीं देते। बट अगर आप चाहें तो उनसे रिक्वेस्ट करके थोड़ा सा एक्स्ट्रा चार्ज पे करके अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से सही टाइप के टायर का इस्तेमाल कर सकते हैं और वेस्टर्न कंट्रीज में यही होता है, इसलिए टायर बस्ट जैसे सिनेरियो वहां पर बहुत कम होते हैं। क्या आपका टूथपेस्ट वेज है या फिर नॉन वेज? एक्चुअली में गाइस प्रेजेंट डेट में इंडिया में ये चीज बहुत बड़े स्केल पर बढ़ चुकी है, जहां पर अब बहुत से लोगों को ये समझ में ही नहीं आ रहा है कि जिस टूथपेस्ट का इस्तेमाल वो कई सालों से करते हुए चले आ रहे हैं एक्चुअल बेसिस पर वो वेज है या फिर नॉन वेज। तो चलिए आज इस भ्रम को भी तोड़ ही डालते हैं। टूथपेस्ट इस्तेमाल करते समय सोचा है कि आखिर ये वेज है या फिर नॉन वेज? लेकिन क्या कभी आपने टूथपेस्ट इस्तेमाल करते समय सोचा है कि ये वेज है या फिर नॉन वेज? गाइस अगर मोटे मोटे तौर पर और ऊपर से देखा जाए तो इंडिया के अंदर जितने भी प्रोडक्ट्स आते हैं अगर उनके ऊपर ग्रीन कलर का सिंबल है तो उनको वेजिटेरियन कैटेगरी के अंदर रखा जाता है, जबकि ब्राउन और रेड कलर के सिनेरियो में उनको नॉन वेज कैटेगरी के अंदर रखा जाता है। लेकिन अब कुछ लोगों का यह कहना है कि भले ही उनके टूथपेस्ट के ऊपर ग्रीन कलर का सिंबल हो लेकिन फिर भी वो टेक्निकल बेसिस पर नॉन वेज है, जो मे बी किन्हीं पॉइंट पर सच भी हो सकता है। अब क्या है पूरा सिनेरियो, चलिए वो समझाता हूं। एक्चुअली में गाइस एक टूथपेस्ट को बनाने के लिए सबसे पहले एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम कार्बोनेट और ज़ैंथम गम को आपस में मिक्स कर दिया जाता है, जिसके की बाद इस मिक्सचर में सोडियम लॉरेल सल्फेट को डाला जाता है, जिसका की प्राइमरी काम टूथपेस्ट में झाग बनाने के साथ साथ आपके मुंह के अंदर मौजूद बैक्टीरिया को भी चिपका कर बाहर लाने का होता है। अब यहाँ तक तो किसी भी टूथपेस्ट के साथ कोई भी परेशानी नहीं है, लेकिन वहीं पर ही एक और चीज हमारे सामने आती है जिसको
कि ग्लिसरीन के नाम से जाना जाता है। एक्चुअली में गाइस एक टूथपेस्ट को सूखने से बचाने और उसको काफी ज्यादा स्मूथ बनाने के लिए सॉर्बिटॉल और ग्लिसरीन का इस्तेमाल किया जाता है। अब यहाँ पर यह ध्यान रखिएगा कि बहुत से ऐसे टूथपेस्ट भी हैं जो कि ग्लिसरीन के अलावा अलग अलग तरीके के एनिमल फैट्स का इस्तेमाल करते हैं, और यहीं पर ही एक ऐसी प्रॉब्लम खड़ी हो जाती है जिसके चलते हुए बहुत से लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। एक्चुअली में गाइस नॉर्मली ग्लिसरीन और अलग अलग तरीके के फैट्स एनिमल के बाय प्रोडक्ट होते हैं, जिनको देखते ही बहुत से लोग इनको नॉनवेज कैटेगरी के अंदर डाल देते हैं, क्योंकि गाइस जो ग्लिसरीन होता है जिसको कि ग्लिसरॉल के नाम से भी जाना जाता है, उसको नॉर्मली एनिमल रेंडर फैट जिसको कि टॉलो भी कहा जाता है, उसको और वाटर का इस्तेमाल करते हुए उसे बनाया जाता है। अब इस पूरे ही सिनेरियो पर आयुष मंत्रालय क्या कहता है, जरा वो सुनिए। जीवित अगर किसी भी एनिमल से हमें कोई प्रोडक्ट मिल रहे हैं तो उन बाय प्रोडक्ट्स को बेसिकली वेजिटेरियन प्रोडक्ट कहा जाता है। अब ये मिनिस्ट्री ऑफ आयुष ने डिसाइड करना है कि कौन से वेजिटेरियन होंगे, कौन से नॉन वेजिटेरियन होंगे। अब वो टूथपेस्ट जो कि रेड कलर के सिंबल के साथ आते हैं, उनके अंदर बहुत से केमिकल्स और यहाँ तक कि जानवरों की हड्डियों के एक्सट्रैक्ट को भी डाला जाता है, लेकिन ऑन दी अदर हैंड जो वेजिटेरियन की कैटेगरी के अंदर आते हैं उनके अंदर भी बहुत से ऐसे एनिमल्स के बाय प्रोडक्ट्स को डाला जाता है जिनको एक्सट्रैक्ट तो एनिमल से ही किया जाता है, लेकिन उस एक्सट्रैक्शन में उस एनिमल के साथ कोई भी क्रुएलिटी नहीं की जाती। अब स्ट्रेंज बात यह है दोस्तों कि हमारे देश के डॉक्टर्स भी कहते हैं कि अगर आप इतनी गहराइयों में जाकर किसी भी चीज को वेज और नॉन वेज में डिफरेंशिएट करने लगेंगे तो 80% मेडिसिन जो आप खाते हैं उसके ऊपर का शेल जो होता है वो भी नॉन वेज होता है। लगभग 90% कॉस्मेटिक्स जैसे कि लिपस्टिक या फिर अलग अलग चीजों का जो आप इस्तेमाल करते हैं वो भी इन्हीं तरीके से नॉन वेज ही होंगी। एंड इवन हनी जिसको कि आप प्योर वेज समझकर खाते हैं, अगर उसे भी डिफरेंशिएट किया जाए तो काफी हद तक वो भी नॉन वेज कैटेगरी के अंदर ही आएगा। तो कहने का मतलब ये है गाइस कि जिस टूथपेस्ट को आप इस्तेमाल कर रहे हैं वो वेज है या फिर नॉन वेज, ये सिनेरियो ही काफी हद तक तर्कहीन है। वेल गाइस, अब ये तो बात हो गई डॉक्टर्स और आयुष मंत्रालय की। अब मैं आपसे जानना चाहता हूं कि क्या आप भी ये समझते हैं कि आपका जो टूथपेस्ट है वो नॉन वेजिटेरियन है? प्लीज कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा जरूर। आई होप गाइस आज का एपिसोड आपको पसंद आया होगा और आपने ऑलरेडी इस वीडियो को लाइक कर दिया होगा। मुझसे इंटरेक्शन बढ़ाना चाहते हैं नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा, अगर आप चाहें तो मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। जय हिंद।